नमस्कार साथियों, मैं राकेश पवार लेकर के आ रहा हूं आपके लिए एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के 40 नंबर। बताऊं वो कैसे। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, तो दोस्तों तैयार हो जाइए। आपके जो 20 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन है? लखनऊ से, याद क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह के नेता कौन है? दोस्तों हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के जो चारों ऑप्शंस है, ये चारों नेता है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि लखनऊ से, लखनऊ से है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता है बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में। और किसने की थी? तो जो हमारे सामने ऑप्शन है HP ब्लावात्स्की, और इनके साथ में दोस्तों और एक थी कर्नल MS ओलकॉट। याद रखना, कर्नल MS ओलकॉट और HP ब्लावात्स्की ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और साथियों और एक पॉइंट की बात है कि 1882 में इसका जो मुख्यालय है वह अमेरिका से ट्रांसफर कर इंडिया में मद्रास में बनाया गया है। ठीक है, याद रखना थियोसॉफिकल सोसाइटी का वर्तमान मुख्यालय है मद्रास में, और इसका जो प्राचीन जो पुराना मुख्यालय था वह अमेरिका में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, दोस्तों क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम का सिद्धांत, क्वांटम का सिद्धांत से आपको कुछ याद आया होगा कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका आविष्कार किया था प्लैंक ने। प्लैंक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्लैंक ने जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पठार है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। तिब्बती पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? वह किस अनुपात में मौजूद है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि तत्वों में से जो कौन सा तत्व है जो एक प्रमुख अनुपात में हवा में विद्यमान है, वायुमंडल में विद्यमान है। दोस्तों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, यह चारों गैस जो है, चारों तत्व वायुमंडल में उपस्थित है, मौजूद है। लेकिन प्रमुख रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा है वायुमंडल में। और यह कितने प्रतिशत साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बैंकॉक किसकी राजधानी है। लेकिन क्वेश्चन और साथ में आपको क्या पूछना चाह रहा है पहले उसको नोटिस कीजिए, है ना, कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? रबर का जो है प्रमुख उत्पादक, दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और थाईलैंड जो है रबर का प्रमुख उत्पादक देश है।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या हो जाता है इसको, चलिए, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? तो साथियों चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी एंटीलाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? तो एंटीलाइन, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी जो है, सतलज नदी, इसका ऋग्वैदिक प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा सुतुद्री। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम सुतुद्री है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? रोम जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? रोम जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबर नदी के तट पर रोम स्थित है ना, टीबर नदी। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत कार्य करता है। और ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है साथियों? ग्लास और प्लास्टिक से बना एक पतला फाइबर, है ना। ऑप्टिकल फाइबर वह होता है जो कि ग्लास और प्लास्टिक से बना एक पतला फाइबर होता है जिसकी त्रिज्या माइक्रोमीटर से भी कम होती है। माइक्रोमीटर से भी इसकी त्रिज्या कम होती है ऑप्टिकल फाइबर की। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गन्ने की जो जड़ के लिए है वह कौन सा कवक जो है वह जिम्मेदार है? तो साथियों क्वेश्चन क्या है अपना, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेटोट्रिचम फाल्कटम। जो है गन्ने की लाल जड़ के लिए, जो गन्ने की लाल जड़ होती है उसके लिए जो जिम्मेदार कवक है कोलेटोट्रिचम फाल्कटम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद क्रमांक में उसका उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ये, अनुच्छेद 78, आर्टिकल नंबर 78 में जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? न्यूजीलैंड की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हाबिल तस्मान। हाबिल तस्मान जो यूरोपीय यात्री था उसने न्यूजीलैंड की खोज की थी। क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की खोज किस यूरोपीय यात्री ने की थी, है ना। चलिए अब अपना अगला प्रश्न है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? रबी के मौसम में सबसे प्रमुख फसल कौन सी है जो कि काटी जाती है? तो साथियों बेझिझक आंसर आपके टिक करना है अपने को, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं जो है रबी की प्रमुख फसल है। गेहूं रबी की, भारत में रबी की प्रमुख फसल गेहूं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। चलिए अपना अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? जो बुलेट प्रूफ खिड़कियां होती है, विंडोज होती है, कारों की विंडोज होती है, उसमें किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट जो है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में इस फाइबर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है और यह कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए।
आपको मेरे किसी न किसी वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा कि गुजरात की तटीय रेखा कितनी है। ठीक है, तो भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पुरस्कार पर भी मैंने एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड करके रखा है, आप चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पुरस्कार पे विशेषकर एक वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ साथियों। आपको बता दूं, चैनल पे जाना है, चैनल पे आपको पुरस्कार करके सर्च करना है, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को जो है सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? कर प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, है ना। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह आपको पहचानना है। तो दोस्तों आयकर जो है वह अप्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर भी अप्रत्यक्ष कर है, मूल्य वर्धित कर जो वैट है, वैल्यू एडिटिंग टैक्स, सबसे ज़्यादा एमपी में लगता है पेट्रोल पर, याद रखना, वैल्यू एडिटिंग टैक्स जो है सबसे ज़्यादा एमपी में लगता है। वेट का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडिटिंग टैक्स। देख लीजिए, आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। अब कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब आयकर जो है, आयकर, संपत्ति कर और वैट, यह सभी अप्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा होगा साथियों? सॉरी, प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? यह सभी प्रत्यक्ष कर है। और माल और सेवा कर जो है वह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, आयकर, संपत्ति कर और वेट जो है यह प्रत्यक्ष कर है और माल और सेवा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? किस घटना के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति राय। याद रखना, अरुंधति राय जो है इस पुस्तक के रचयिता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दोस्तों यह थे आपके 20 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछने वाला है। 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके 40 नंबर के होते हैं। यदि आपको इनमें से कोई क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है यह वीडियो। ठीक है दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर भी करना है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।